So what we were doing, कि जब फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो रही थी, जब फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। जब फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा हो रही थी तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ठीक, तो एक फोटॉन ने हिट किया। अब अगर उस एनर्जी से की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल सका तो निकल सका, नहीं तो बाय द टाइम द सेकेंड फोटॉन हिट्स, बाय द टाइम द सेकेंड फोटॉन हिट्स, इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी टू इट्स नेबर्स या टू इट्स लैटिस, जिस लैटिस से वो एसोसिएटेड है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का टाइम, वो एनर्जी लूज करने का टाइम बहुत छोटा होता है, नियरली लेसर देन 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। तो इससे पहले कि अगला फोटोन हिट करे, या सेम सिमिलर इज स्टोरी फॉर वाटर पार्टिकल एंड सॉइल मॉलिक्यूल, कि अगला पार्टिकल उसको जब हिट कर रहा है उससे पहले वो अपनी एनर्जी सराउंडिंग को लूज कर दे रहा है, तो इसलिए वो नहीं निकल सकते। तो ऐसा होता है। ठीक, तो इसलिए वो नहीं निकल पाते। ठीक, हाँ, थोड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, या आप ये कह दें कि व्हाट इफ देयर इज अ चांस ऑफ लक, कि दो फोटोन एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन को हिट कर गए और एक साथ एनर्जी दे गए। सो दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर। अगर ऐसा होता भी है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला या कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पता भी नहीं चला। एक दो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हमारी बॉडी से निकलकर भागते रहते हैं, मेटल से दो चार इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही प्रेसिपिटेट कर जाते होंगे, तो इसीलिए उसको हम इग्नोर करेंगे, वो हमारे स्टडी का सब्जेक्ट नहीं होगा। बट द फैक्ट इज कि बिकॉज हियर photons are treated as, sorry, light is treated as particle. Okay, so radiation here is treated as particle. अगर आप रेडिएशन को एज अ पार्टिकल नहीं ट्रीट करें, यहां अगर आप रेडिएशन को एज अ पार्टिकल नहीं ट्रीट करें, तो ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन दिखा पाना पॉसिबल नहीं होगा, कि आप इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसको अगर पार्टिकल ना ट्रीट करें तो ये एमिशन आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड ओनली व्हेन रेडिएशन हियर इज ट्रीटेड एज पार्टिकल, तभी हो पाएगा ये। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट में देख लिया कि लाइट को या रेडिएशन को अगर हम वेव ट्रीट करते हैं तो ये एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, पार्टिकल ट्रीट करते हैं तभी एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल होगा। बोलो किसी को डाउट है इसमें? तो इतने में किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2। इलेक्ट्रॉन्स, पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स are emitted as soon as light is
इंसिडेंट ऑन सरफेस। कह रहा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये तुम्हें सबसे पूछना चाहिए ना। रुको, अच्छी बात करी आपने। मैं अभी लेता हूं ये क्वेश्चन, जरा ये पॉइंट पर दूसरा वाला बोल लूं। ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस। कह रहा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस से एमिट होते हैं एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। अगर निकलना होगा तुरंत निकल जाएगा, इंतजार करके नहीं आएगा। हाउ सून? लेस देन 10 raised to power -8 सेकेंड। कितना जल्दी निकल जाएगा? तो इन अ टाइम लेस देन 10 raised to power -8 सेकेंड। ठीक, इससे कम समय में निकल जाएगा। एनीवे, इसके एक्सप्लेनेशन पे आते, पर पहले वाले एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन पूछ दिया है इन्होंने। इट इज वर्थ आस्किंग हियर, ये पूछना है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, इनका पूछना है, क्या पूछना है, ये डिस्कशन से ही बात बनेगी यहाँ, और जल्दी कोई नहीं है हम लोग, और यही टू वे लर्निंग भी है। नहीं तो ऐसा कुछ भी मैं नहीं बता रहा जो बाकी लोग ना बता रहे हो। तो लाइट को वेव क्यों मानते हैं? पार्टिकल मान लेना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट के बाद मान लेंगे। ठीक, इस एक्सपेरिमेंट के बाद मान लेंगे, लेकिन इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में जो कुछ हुआ उसमें फिर आपका ओपिनियन बदल जाएगा। वेव ऑप्टिक्स में लाइट की जर्नी बहुत फैसिनेटिंग है। लाइट जब डिस्कवर हुआ था तो हम लोग को वेव का नामो निशान पता नहीं था, ह्यूमन रेस को, जो साइंस है उसको पता नहीं था। तो लाइट पहले ही मान लिया कि पार्टिकल होगा। न्यूटन ने उसकी थ्योरी भी दे दी, सारी सब गलत थ्योरी दे दी पार्टिकल वाली। और न्यूटन के कंटेम्पररी, अब एग्जैक्टली कंटेम्पररी नहीं, थोड़ा 20-30 साल लेटर, अ साइंटिस्ट कॉल हैगन्स, जिसपे बेस्ड है वो पीछे का चैप्टर, उसने लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया, कॉल्ड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। बट उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसने लाइट को एज अ वेव ट्रीट किया, एंड उस दिन से लाइट वेव बन गया। कि न्यूटन की थ्योरी को लोगों ने डिनाउंस कर दिया, क्योंकि पार्टिकल जो है, लाइट एज अ पार्टिकल, वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कभी मतलब कभी नहीं। ठीक, तो न्यूटन के टाइम लाइट वाज अ पार्टिकल। हैगन्स ने वो बदल दी, कहा कि तुम पार्टिकल पार्टिकल करते रह जाओगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस वही है जो 11th में किया था, नहीं याद है, इसीलिए मैंने, जब वेव ऑप्टिक्स करेंगे तो पहले वेव का कुछ पार्ट कर लेंगे, ट्रैवलिंग वेव तो कम से कम बताएंगे, उसके बाद ही करेंगे। ठीक, तो न्यूटन ने कहा लाइट इज अ पार्टिकल, हैगन्स ने कहा नहीं, लाइट इज अ वेव, क्योंकि बिना वेव माने लाइट की इंटरफेरेंस हो नहीं सकता। ठीक, और पार्टिकल और वेव में है लड़ाई। ठीक, पार्टिकल और वेव दो अलग अलग काइंड के स्पीसीज हैं, बिल्कुल कंट्रास्टिंग। सही है ना, बिल्कुल कंट्रास्टिंग। अब कोई दो एनिमल्स का नाम ले लो जो बिल्कुल कंट्रास्टिंग है, कि अगर वो ये है तो वो नहीं होगा, वो है तो ये नहीं होगा, ऐसा वाला समझ लो पेयर। ठीक, कैट एंड माउस, टॉम एंड जेरी सबसे सही पेयर है, कि टॉम कभी भी जेरी नहीं हो सकता और जेरी कभी टॉम नहीं हो सकता। सही है ना, तो ये वैसा वाला पेयर है, कंट्रास्टिंग पेयर। तो न्यूटन ने कहा लाइट इज जेरी, हैगन्स ने कहा नहीं लाइट इज टॉम, अब आइंस्टाइन ने फिर से कहा कि लाइट इज जेरी। तो अब बोलो किसकी बात सही? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि अब बोलो किसकी बात सही, न्यूटन की बात सही मान लें, हैगन्स की बात सही मान लें, या आइंस्टाइन की बात सही मान लें। क्योंकि न्यूटन ने कहा पार्टिकल, हैगन्स ने उसे डिनाउंस करा। अब सोचो कि हाउ पावरफुल इज न्यूटन।
yes, it can be set for both particle and wave, right? h nu can be set for both. ये इनका एक पूछना है इसी में कि अगर क्या एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो वेव का होता है, और हम यहाँ फोटोन की एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या एक पार्टिकल की एनर्जी एच न्यू सेट कर सकते हैं जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है, वेव है? हाँ कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। ठीक, पहले इस पे भी डिबेट था, डाउट था, पर अब कर सकते हैं हम लोग इनको सेट। ठीक, तो अब ये बात हो गई फेथ की कि न्यूटन ने कहा पार्टिकल। अब न्यूटन के फॉलोअर्स पूरी दुनिया में थे, लेकिन हैगन्स ने सेम टाइम में कह दिया कि नहीं, लाइट इज अ वेव। अब सोचो, कुछ तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ होगा कि लोगों ने न्यूटन की थ्योरी में बिलीव करना बंद कर दिया, हैगन्स की वेव थ्योरी में आ गए, एक लेस पॉपुलर पर्सन की थ्योरी में आ गए। हुआ था इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, बिकॉज दैट कैन नेवर एवर बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल। वो पार्टिकल एग्जिबिट कर ही नहीं सकता इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मैं बताऊंगा उनकी कहानी भी आगे। और अब 1905 में आइंस्टाइन ने कह रहा है कि नहीं नहीं, लाइट इज अगेन अ पार्टिकल। तो बेवकूफ तो बन गए कौन? साइंस के स्टूडेंट। फिजिक्स बेवकूफ हो गया, पार्टिकल था फिर वेव बना दिया, फिर पार्टिकल हो गया। बट देन now present day we have to live with a reality that however contrasting they are, but they are mere properties. Particle is a property, wave is also a property, and they both can exist together. The both can exist together, और उसी को कहा डुअल नेचर। डुअल नेचर, लेकिन बात अटपटी अभी भी है। इफ इट इज अ कैट, इट इज नॉट अ माउस। इफ इट इज अ माउस, इट इज नॉट अ कैट। सही बात है। डी ब्रॉगली आगे आएगा। हाँ, डी ब्रॉगली डुअल नेचर, डी ब्रॉगली ने उसको यूनिफाई करा, कहा कि दो कंट्रास्टिंग चीज को लाने के लिए एक ब्रिज बनाते हैं कि ये दोनों चीज जो है पार्टिकल और वेव, ये एक रिवर के दो एंड्स हैं, और एक रिवर के दोनों एंड्स कभी मीट नहीं करते। आइदर यू आर ऑन द लेफ्ट बैंक और यू आर ऑन द राइट बैंक। कैन यू बी साइमल्टेनियसली ऑन बोथ द बैंक्स? नो। तो पार्टिकल एंड वेव आर डिफरेंट नेचर्स। लाइक पार्टिकल सेज माउस एंड वेव इज कैट। दोनों, तो दोनों एक साथ नहीं होएगा। इमेजिन करो कि क्या सिचुएशन है, कैसी फजीयत हो रही है हमारी अभी, कि मेरे घर में ऐसा ही एक पेट है, और जब कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मैं बोल देता हूं कि ये टॉम है, बिल्ली है। और फिर किसी और दिन उसकी हरकतों को देखकर कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मैं बोल देता हूं कि ये माउस है। हरकतों को देखकर कि अगर वो बिहेव कर रहा है लाइक ए कैट, तो बोल देंगे कि ये कैट है, और जिस दिन वो चूहों वाली हरकतें करेगा, उस दिन बोल देंगे कि ये माउस है। ऐसी हालत हो गई है कि एक आंसर नहीं है। तो लाइट को भी जब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन देखना है, तो एक आंख बंद कर लेते, कहते नहीं, लाइट इज ओनली वेव, डू नॉट टॉक अबाउट पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल वाली बात यहां करी, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं होगा। एंड नाउ हियर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन यू आर टॉकिंग फॉर लाइट, कह रहे हैं सी लाइट एज अ पार्टिकल, क्योंकि वेव की बात की तो फेल हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम कह रहे हैं कि नो नो, लाइट इज नॉट वेव, लाइट इज अ पार्टिकल। एंड इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में हम लोग कह रहे हैं कि नो, फॉरगेट जो पहले कहा था, अभी फोकस करो, अभी लाइट एक वेव है। ऐसी फजीहत हो गई है फिजिक्स की कि एक ही चीज को आप सुविधा के हिसाब से कभी वेव कह दे रहे हो, कभी पार्टिकल कह दे रहे हो, क्योंकि वेव कभी पार्टिकल नहीं होता, पार्टिकल कभी वेव नहीं होता, वो हाइब्रिड नहीं है। अब इस कंट्रास्टिंग रियलिटी के साथ जीने के लिए कुछ और तो लॉजिक चाहिए, तो वो सब लॉजिक डी ब्रॉगली ने दिया। लॉजिक क्या दिया? वो एक जुगाड़ दिया। कोई बात नहीं, जब मानना है तुम पार्टिकल मान लो, जब मानना है तुम वेव मान लो, लेकिन ये वेव से पार्टिकल स्विच कैसे करोगे?
तो स्विच करने का एक जुगाड़ दिया कि ओके कि वेव जब देख रहे हो एक पार्टिकल का, तो उस पार्टिकल को वेव कैसे बनाओगे, और वेव जब देख रहे हो उससे पार्टिकल में जब स्विच कर रहे हो तब क्या करोगे। तो यही जुगाड़ यूज करके स्विचिंग होती है, जिसको कहते हैं डुअल नेचर या डिब्रोगली रिलेशन। वो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक और वेव कैरेक्टरिस्टिक को मैच कराता है एक दूसरे में, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होते। ठीक है, यहां तक बात। ओके, so let's come to second property. The second property says photoelectrons are emitted as soon as light is incident on the surface. Photoelectrons are emitted as soon as light is incident on the surface. कि photoelectrons तब emit होते हैं जैसे ही light surface पे incident होता है। कितने टाइम में emit होते हैं, तो in time less than 10⁻⁻⁸ सेकेंड। कितनी देर में emit होते हैं, तो in time लेस देन 10⁻⁻8 सेकेंड। ये लेस देन 10⁻⁻8 सेकेंड्स में एमिट होने लगते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। are emitted as soon as light is incident on the surface, that is in time t less than 10⁻⁻8 seconds, इतने में एमिट हो जाएंगे। तो कह रहा है ये प्रॉपर्टी भी कंसिस्टेंट है ओनली फॉर पार्टिकल, क्योंकि वेव वाली कहानी में क्या होगा, वेव वाली कहानी में होगा कि अगर वेव की एनर्जी, अरे रुक जाओ अभी न्यूक्लियस पे ना हो, रुक बाद में बात करेंगे। न्यूक्लियस वाली कहानी बाद में करेंगे, न्यूक्लियस को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ठीक होगा, कुछ ना कुछ तो वहां भी होगा, बट वहां ज्यादा एनर्जी वाला काम होता है। ओके, तो अब यहां कह रहा है कि लाइट एज अ वेव से एक्सप्लेन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लाइट एज अ वेव से एक्सप्लेन नहीं होगा। ठीक है, लाइट एज अ वेव से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं होगा। तो ये सेकेंड पॉइंट भी कंसिस्टेंट है। कह रहा है कि वेव की एनर्जी अगर कम है तो ज्यादा देर में निकलना चाहिए। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने एक सरफेस पे लाइट का एक बीम डाला और बीम हाईली इंटेंस है, इंटेंसिटी तो जानते हो ना, पर यूनिट एरिया में ज्यादा रेडिएशन फॉल कराया। तो कह रहा है कि अगर वेव है और हाईली इंटेंस है तो ज्यादा इंटेंस वेव ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा और जल्दी निकाल देगा फोटोन को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर वही लाइट लेस इंटेंस है या लिस्ट इंटेंस है, बस बहुत फेंट सा लाइट बीम डाला सरफेस पे, और तो एनर्जी अब कम है उसमें क्योंकि लाइट का बीम बहुत फेंट है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने में समय ज्यादा लगना चाहिए। पर ये ऑब्जर्वेशन तो और ही कह रहा है तुम्हारा लाइट का बीम इंटेंस होए चाहे फेंटेस्ट होए, निकलना है इलेक्ट्रॉन इतनी देर में निकल जाएगा, नहीं कितना भी इंटेंस कर लो नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब वेव से तो एक्सप्लेन नहीं होगा ये, क्योंकि वेव की होती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव ज्यादा है या कम है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेव नेचर से एक्सप्लेन होना ही नहीं है, पार्टिकल नेचर से है। तो कह रहा है कि अगर आपका बीम ज्यादा इंटेंस है मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम सरफेस को आकर हिट कर रहे हैं। अगर आपका बीम ज्यादा इंटेंस है तो इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया सरफेस को आके हिट कर रहे हैं। आपका बीम अगर ज्यादा इंटेंस है तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया सरफेस को जाके हिट कर रहे हैं। अगर आपका बीम लेस इंटेंस है, अगर आपका बीम लेस इंटेंस है तो लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया
सरफेस को जाकर हिट कर रहे हैं, लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया सरफेस को जाकर हिट कर रहे हैं। सही है। तो ऐसा होने से ये ठीक, ऐसा होने से देर से और जल्दी होना चाहिए, पर कह रहा नहीं, इस केस में भी इतनी देर में निकल जाएगा, इस केस में भी इतनी ही देर में निकल जाएगा। तो वेव का नेचर तो रहा नहीं। पार्टिकल कह रहा है कि तुम्हारा कम पार्टिकल हिट करे या ज्यादा पार्टिकल हिट करे, ज्यादा फोटोन के पार्टिकल हिट करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कम पार्टिकल्स फोटॉन्स के हिट करेंगे कम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन लेसर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन निकलना होगा एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी ही निकल जाएगा, चाहे इंटेंस हो या लेस हो। क्यों? कोलाइड करेगा, कोलिजन सक्सेसफुल है, इंस्टेंट निकल गया, नहीं सक्सेसफुल है, अगला आएगा वो भी फेल होगा, उसका अगला आएगा वो भी फेल होगा, नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कह रहा कि अगर निकलना है तो इन सो शॉर्ट टाइम निकलेगा। तो दिस ऑल्सो कन्विंसेस दैट इट इज पार्टिकल नेचर। पहला वाला तो पार्टिकल नेचर था ही, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी हमें कन्विंस करता है कि यस, लाइट हैज और रेडिएशन हैज पार्टिकल नेचर। ये सेकेंड वाला भी हमें कन्विंस करता है कि इट इज पार्टिकल नेचर। थर्ड, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है यहां, तो वो सुनिए। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा कि, या मैंने तीसरी प्रॉपर्टी यही पीछे बोल दी सेकंड वाले में। अच्छा, पहला था फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहा, ठीक है। दूसरा है इमिटेड एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा इमिटेड और क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted is fixed। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, पहले इसको समझिए कि ये पॉइंट कह क्या रहा है। ये पॉइंट कह रहा है कि किसी भी सरफेस पे जिस पे रेडिएशंस हिट करेंगे, किसी भी सरफेस पे जिस पे रेडिएशंस हिट करेंगे, किसी भी सरफेस पे जिसे रेडिएशंस हिट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे अगर कैपेबल है तो इनमें से अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। Ke1, Ke2, Ke3, Ken, जो निकले जीरो से लेकर ये एनर्जी एक फिक्स्ड वैल्यू Ke मैक्स तक का होगा। सो व्हाट्स रॉन्ग विथ इट? तो हम लोग तो अभी 1905 की बात कर रहे हैं, अभी तो लाइट को वेव मान रहे हैं, प्योर वेव। तो क्या वेव नेचर इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? कह रहा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कि एक बार आपने इंटेंस बीम डाला और दूसरी बार आपने फेंट बीम डाला। इंटेंस बीम, मोर इंटेंस वेव, मोर इंटेंस वेव, मोर एनर्जी। अब वो वेव इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आया,
जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाए, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स को फॉल कराया, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होती रही, क्योंकि वेव की एनर्जी बढ़ी है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी रिसीव होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए। फेंट है एनर्जी अगर बीम का, अगर ये रेडिएशन के बीम का एनर्जी अगर फेंट है, कम है, तो लेसर नंबर में लेस काइनेटिक एनर्जी से उनको निकलना चाहिए, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए। तो कह रहा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अपर काइनेटिक एनर्जी का रेंज है, वैल्यू है, ये फिक्स्ड है। जो अपर मोस्ट काइनेटिक एनर्जी है वो फिक्स्ड है, चाहे बीम मोर इंटेंस हो या लेस इंटेंस हो। तो पार्टिकल कैसे इसको एक्सप्लेन करता है? तो कह रहा है कि देखो, पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है, जो इसके पार्टिकल्स होंगे फोटॉन, उसकी एनर्जी h न्यू होगी। तो एक ही तरह के फोटॉन्स हिट करे सरफेस पे, तो इतनी एनर्जी लेकर फोटॉन ने इनको स्ट्राइक किया। ओके, अब कह रहा कि जो एनर्जी से फोटॉन ने स्ट्राइक किया, तो कुछ तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में चला जाएगा ना, नेबर्स का बॉन्ड तोड़ने में चला जाएगा, कुछ तो एनर्जी उनको निकालने में चला जाएगा, और बचा हुआ एनर्जी चांस है कि वो काइनेटिक एनर्जी में मिल जाए। तो ये जो फाई लिखा है मैंने, दिस फाई इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दिस फाई इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और ये क्या है? तो वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी required to eject a photoelectron from surface। हर सरफेस का एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको बोलते हैं जनरली। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.75, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कि इतना कम से कम एनर्जी चाहिए ही चाहिए किसी भी सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मिनिमम एनर्जी है ये, ध्यान रखें कि ये चीज हमने लिखी है क्या, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए सबसे लूजली बाउंड, सबसे हल्के बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। जो सबसे लूजली बाउंड है इलेक्ट्रॉन, उसे निकालने के लिए इतनी तो कम से कम एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि वो मोस्ट लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए। तो वो ये क्या हो गया, ये एक तरह का मिनिमम हो गया। और अब एनर्जी किसी और चीज में यूज अगर नहीं हुई तो उस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, तो वो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सुनिए बात को, सारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? भैया एनर्जी खोने के लिए बहुत सारी चीजें, एनर्जी मतलब पैसा, पैसा खोने के, खर्च करने के बहुत तरीके हैं। हर इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं चाहिए। वर्क फंक्शन तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कुछ लकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बहुत सारों को इससे कहीं ज्यादा चाहिए। वर्क फंक्शन से बहुत सारे को इससे कहीं ज्यादा चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी चाहिए निकालने के लिए। तो अब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी छठी हो जाएगी। दूसरी बात, वर्क फंक्शन तो लगेगा ही लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, हो सकता है वो 2 4 5 कोलिजन इधर उधर मार ले। जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, हो सकता है वो 2 4 5 कोलिजन इधर उधर मार ले, और इससे 2 4 5 कोलिजन जब इधर उधर मार लेगा तो
अपनी एनर्जी लूज करेगा, कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। तो ये बात कैसे एक्सप्लेन हुई? जब आप पार्टिकल मानेंगे तभी ना, कि लाइट को वेव मानेंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट कोलिजन वाला आएगा ही नहीं, वेव नेचर आएगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आएगा। लेकिन अब लाइट को एज अ मतलब रेडिएशन को एज अ पार्टिकल मानेंगे तो यही तो है फोटोन की एनर्जी। एक पार्टिकल की एनर्जी और कोलिजन में जो एनर्जी का साथ हुआ कि मिनिमम एनर्जी चली गई निकालने में, दैट इज ड्यूरिंग कोलिजन, और जो बचा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में आ गया। तो ये नीचे मैंने दिखाया कि अगर लाइट ज्यादा इंटेंस है तो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। ठीक, मान लो कि इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, तो कहता है कि तुम लाइट को इंटेंस रखो, ज्यादा रेडिएशन फॉल कराओ या फेंट रखो, कुछ भी करोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम वैल्यू का आएगा। इनमें से कुछ भी करोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम वैल्यू का आएगा। ऐसा ये बात इस तरीके से चलती है। ठीक, किसी को डाउट है इतने में बोलिए। आज तो यहीं तक रखेंगे। मैंने कहा भी था कि धीरे धीरे इसको अब 10 मिनट 15 मिनट आप दिमाग में चलाइए, क्योंकि समय लेकर जितना करेंगे इनको, हम इनकी रिवीजन नहीं करने वाले। ये जो टॉपिक्स हैं, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तुम 10 बार देख लेना, वो एक अलग बात है, लेकिन इनका रिवीजन नहीं करने वाले हम लोग।